पूर्व वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। समाज उनका कैसा था, इस पर चर्चा करते हैं। समाज पूर्व वैदिक कालीन समाज, पूर्व वैदिक कालीन समाज। ठीक, अब हम समाज पर देखते हैं कि आखिर इस काल का समाज कैसा था। इस तरह से इनके विभिन्न पक्षों को हम देखेंगे और फिर एक एक जो है बातों को स्पष्ट करेंगे कि कैसे जो है वो सामाजिक जीवन इनका था। बच्चों, एक बात स्पष्ट कर दूं आपको कि और एक वैदिक कालीन जो लोग थे उनका जो पूरा रहन सहन जीवन था, उसको एक शब्द में हम कहें तो वो था उनका ग्रामीण जीवन था। वो यानी वो घास फूस के मकान में रहते थे। आर्थिक गतिविधियां भी उनकी उन्नत नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि उनकी सामाजिक संरचना उसी तरह से होगी जैसे उनकी उत्पादन की व्यवस्था थी, अर्थतंत्र था और चिंतन मनन था। बच्चों, आईएएस आप देने जा रहे हो, आप आईएएस बनने जा रहे हो, तो आईएएस की जो पहली चीज़ है कि अंतर विषयक संबंध, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए आपका। यानी समाज की संरचना अर्थतंत्र से ही विकसित होगी, अर्थतंत्र समाज से प्रभावित होगा, राज्यतंत्र भी इसी से विकसित होगा और धर्म से संबंधित बातें भी इसी से सामने आएंगी। तो उसको हम एक दूसरे से बांट करके नहीं देखें। इसका मतलब यह है कि हर चीज़ें एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से प्रभावित होती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अब अगर हम समाज की बात करें बच्चों, तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वो गृह या कुल था। सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई छोटी इकाई गृह या कुल था। तो सबसे छोटी इकाई के अंतर्गत हम किसको रखते हैं? गृह या कुल को। और इस गृह का जो प्रमुख होता था उसे हम गृहपति कहते थे। गृहपति यानी गृह के प्रमुख को गृहपति या कुलपति भी कहते थे, या कुलपति भी कहते थे। ठीक बच्चों, अब जो परिवार का मुखिया होता था परिवार का मुखिया पिता होता था। समझे बच्चों?
परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता होता था। और आपको बता दूं कि जो कुछ दृष्टांत हैं, जिसे सुनह से रिजा स्वयं दिवालिये जुआरियों के दृष्टांत से स्पष्ट होता है कि पिता को बहुत सारे अधिकार थे। परिवार के किसी भी सदस्य को दंडित कर सकता था, घर से बहिष्कृत कर सकता था। तो इस आधार पर एक बात और सामने आती है, और वो यह कि पुरुष प्रधान समाज था। कैसा समाज था? पुरुष प्रधान समाज था। ये भी एक संकेत मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखें बच्चों, तो हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार है, यानी एक तरह से देखिए, लोग कहते हैं कि दादा दादी, नाना नानी, पोते वोते सब एक साथ ही रहते थे। और सभी के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, नप्त्री। सभी के लिए एक शब्द प्रयोग क्या होता है? नप्त्री। चूंकि दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती सब रहते थे, तो उन सब के लिए सामूहिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या था? नप्त्री शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। ये सभी के लिए होता था, जो स्पष्ट करता था कि ये सब एक साथ रहते थे। विवाह की अगर हम बात करें बच्चों, तो विवाह एक संस्कार था। विवाह एक संस्कार था। विवाह क्या था? एक संस्कार था। और वर वधू को सम्मिलित रूप से आर्भ कहा जाता था। विवाह के बारे में अगर आप देखें, तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में पत्नी को जायदस्तम, पत्नी ही गृह है। जायदस्तम, ऋग्वेद में पत्नी को जायदस्तम कहा गया है। जायदस्तम कहा गया है। तो इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं। और विवाह के समय कन्या को जो विदाई दी जाती थी, उसको वुहुतु कहते थे। वुहुतु, इस तरह से भी हम देख सकते हैं। और विवाह जो था बच्चों, वो दोनों प्रकार के होते थे, यानी अंतर्वर्णीय विवाह भी होते थे, अनुलोम विवाह, और दो प्रकार के विवाह होते थे। दो प्रकार के विवाह, ठीक, यानी अंतर्वर्णीय विवाह होते थे। अंतर्वर्णीय विवाह, ठीक, यानी अनुलोम विवाह, और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह दोनों होते थे। अनुलोम विवाह का मतलब होता है, थोड़ा सा स्पष्ट कर दे बेटा, अनुलोम विवाह में ये माना जाता है कि जो कन्या है उस वर्ण की होगी या उस वर्ण से नीचे की होगी। जबकि प्रतिलोम विवाह में
कन्या उच्च वर्ण की होगी और वर निम्न वर्ण का होगा। ध्यान रखना आपको, ये माना जाता है। तो इस तरह से अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के बारे में हम समझ सकते हैं। अनुलोम विवाह में कन्या उस वर्ण की या निम्न वर्ण की होगी, या निम्न वर्ण की निम्न वर्ण की होगी। ये होगी प्रतिलोम विवाह में कन्या उच्च वर्ण की। ध्यान रखो बच्चों, इसको स्पष्ट कर दूं। अनुलोम विवाह में कन्या उस वर्ण या निम्न वर्ण की होगी। यानी पुरुष, अगर उदाहरण मैं दूं कि पुरुष यदि ब्राह्मण है और वह कन्या ब्राह्मण है या गैर ब्राह्मण है, तो भी अनुलोम विवाह माना जाएगा। वर्ग के सापेक्ष विश्लेषण कर रहा हूं, ये ध्यान रखो, नहीं कंफ्यूज हो। प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि कन्या उच्च वर्ण की है और वर निम्न वर्ण का है। जैसे ब्राह्मण कन्या क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से विवाह कर ले, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इसको हमें इस तरह से भी देखना होगा। ठीक है। अब जैसे इसमें आप देखो कि तमाम आपको उदाहरण मिल जाएंगे। शुक्राचार्य की कन्या का विवाह राजपुत्र या याति से हुआ था, इसको उदाहरण के रूप में भी आप देख सकते हैं। या विभद नामक एक ब्राह्मण का विवाह कुमुद्य नामक एक क्षत्रिय कन्या के साथ हुआ था, तो इसको भी हम देख सकते हैं कि कैसे ये हुआ था। ठीक। अब हम विवाह के बाद स्त्री दशा, ठीक, स्त्रियों की दशा का अध्ययन करते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण चीज है। स्त्रियों की दशा, यानी स्त्रियों की दशा कैसी थी, इस पे हम लोग चलते। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक समाज पुरुष प्रधान समाज था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? पुरुष प्रधान समाज था। लेकिन फिर भी स्त्रियों की दशा अच्छी थी। स्त्रियों की दशा अच्छी थी। वो इसलिए अच्छी थी बच्चों कि अगर आप देखें तो इनका भी उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार होता था, यानी पुरुष का तो होता था लेकिन इनका भी होता था। ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है, उपनयन संस्कार। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करती थी। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करती थी। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करती थी, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारी स्त्रियों के आपको प्रमाण भी मिल जाएंगे, जैसे लोपामुद्रा, विश्वारा, घोषा,
ठीक, लोपामुद्रा, विस्वारा, घोषा, अपाला, सिक्ता, निवारी, अपाला, सिक्ता, निवारी, मतलब ये विदुषी कन्याएं थी, यानी इन्होंने एक अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था और इन्होंने बहुत सारे ये सब विदुषी थी, ये सब क्या थी? विदुषी थी और ऋचाओं की रचना की थी। ऋचाओं की क्या थी? रचना की थी। इस आधार पर भी हम इनको देख सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण थी। और इनकी जो खास बात थी वो ये कि ये सभा एवं समिति में भाग लेती थी। सभा एवं समिति में भाग लेती थी। सभा समिति पे हम चर्चा बाद में करेंगे, बस संकेत कर दे हो कि सभा और समिति ये संगठन थे, राजनीतिक संगठन थे, संस्थाएं थी, ये राजनीतिक संस्थाएं थी और इनका विवरण हम राजनीतिक संदर्भ में विशेष रूप से करेंगे। यहाँ प्रसंग बस एक शेयर कर दे रहा हूँ, इसको आप दे सकते हैं। और एक और ख़ास बात जो क्या है कि ये पुनर्विवाह कर सकती थी। पुनर्विवाह कर सकती थी। पुनर्विवाह कर सकती थी। पुनर्विवाह कर सकती थी। और एक और जो खास बात है कि नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा, नियोग प्रथा को बता दें, स्पष्ट कर दे बच्चों, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में कुछ अच्छाइयाँ थी ऐसी, जैसी सोशल इविल्स के, सामाजिक बुराइयों के संदर्भ में अगर आप देखें बच्चों, तो जैसे सती प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था। अब सती प्रथा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो पुनर्विवाह कर सकती है। नियोग प्रथा में होता क्या था कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाता था तो वह अपने देवर से विवाह कर सकती थी या अपने किसी रिश्तेदार से विवाह करके संतानोत्पत्ति कर सकती थी। इसी को हम नियोग प्रथा कहते हैं। कि इसमें हम संकेत कर देते हैं, देवर से विवाह या रिश्तेदार से संतान की प्राप्ति कर सकती थी। संतान की प्राप्ति कर सकती थी। नियोग प्रथा के अंतर्गत इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे जो नियोग प्रथा से संतान उत्पन्न होती थी उसे क्षेत्रज कहा जाता था, और जो कन्याएं, कुंवारी कन्याओं को अमाजु कहते थे। कुंवारी कन्याओं को अमाजु कहते थे। कुंवारी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजु कहते थे। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, अमाजु। अमाजु।
ठीक बच्चों। और जो संतान उसको क्षेत्र जो कहते थे, जो नियोग प्रथा से पैदा होती थी। और एक जो ख़ास बात देखने को मिलती है बच्चों कि जैसे अगर आप देखें तो दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह नहीं था। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये बुराइयां नहीं थी। दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह नहीं था। इस रूप में हम इस समाज को अच्छा कह सकते हैं। और स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी। ठीक, ये युद्ध में भाग लेती थी। और इसके अलावा अगर आप देखें बच्चों तो ये अपने वर का भी चयन कर सकती थी, मतलब वर चयन का भी इन्हें अधिकार था। यानी यह समाज एक तरह से देखिए तो जो सोशल एविल्स या सोशल बुराइयां आज हमारे समाज में, आज की तारीख में तो खैर काफ़ी कुछ कम हो गया, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं राजस्थान वगैरह के क्षेत्र में बाल विवाह के रूप मिलते हैं। बीच में तो कहीं एक आध कोई सती का भी उल्लेख मिलता है। तो आज 21वीं शताब्दी में भी ये चीज़ हैं। लेकिन और एक वैदिक काल में अगर आप देखें बच्चों तो इस काल में ये कोई भी बुराई नहीं थी। न सती प्रथा थी, न दहेज प्रथा, न पर्दा प्रथा, और न ही बाल विवाह होता था। हाँ, एक बुराई आप ये मान सकते हैं कि जैसे बहु विवाह होता था, बहुपति प्रथा थी। यानी बहुपति प्रथा थी और बहुपत्नी भी, इसका भी प्रमाण मिलता है कि जो है स्त्रियां विवाह जो है कर लेती थी। तो हम इसको देख सकते हैं कि बहुपति प्रथा विद्यमान थी। तो ये आप बहुविवाह के अंतर्गत आप बहुपति प्रथा और बहुविवाह, इस बुराई को आप देख सकते हैं कि ये बुराइयां ऋग्वैदिक काल में विद्यमान थी। ठीक है बच्चों। अगर हम देखें एक अन्य पक्ष पर, इन स्त्रियों की एक अन्य पक्ष पर अगर हम देखें बच्चों, तो प्रश्न उठता है कि क्या इनको संपत्ति का अधिकार था। तो इस बारे में ये माना जाता है कि विवाह के समय जो इनको उपहार दिया जाता था, जिसे हम बुहुतु कहते हैं, बुहुतु, तो बुहुतु जो दिया जाता था वही इनका था। और संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं था इनको। और इसको इस दृष्टि से भी हम देख सकते हैं कि विदुषी कन्याएं जरूर थीं, लेकिन हम किसी स्त्री शासिका के प्रमाण नहीं पाते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात मानी जा सकती है कि स्त्री शासिका के प्रमाण नहीं थे। ठीक बच्चों।